ये सरकारें इस तरह की घटना होने पर एकदम से क्या छिपाने लगती हैं? क्या लगता है उनको कि कोई विरोधी दल का नेता आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इससे? क्या दंगा सचमुच ऐसे है, या किसी पीड़ित के साथ कोई खड़ा हो जाता है तो सचमुच दंगा भड़क जाता है? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पीड़ित के साथ खड़ा हो जाने पर दंगा भड़कता है, बल्कि सांत्वना देना फर्ज भी है। और इसमें मैं तो समझता हूं कि बेहतर तो यही होता कि स्पीकर साहब इसमें एक सर्वदलीय डेलीगेशन भेज देते। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जाना चाहते थे, उनको पता था, तो वो कहते थे कि भाई ठीक है, हम आपको और भी 2-4 लोग लेते जाइए, संसदीय कार्य मंत्री भी चलते, सब लोग जाते वहां और संभल की जनता को, हिंदू और मुसलमान दोनों को आश्वस्त करते कि भाई ये दंगा अच्छी चीज नहीं है और विकास और दंगा दोनों एक साथ नहीं चलते। लेकिन अब जहां तक सरकार की बात है, तो चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे थे, तो ये बात सही है कि परंपरा यही है कि जनरली जब इस तरह का कोई दंगा होता है, या दंगा नहीं तो कोई सीरियस अपराध भी होता है। आप याद कीजिए, हाथरस कांड हुआ था, तो हाथरस कांड में तो कोई दंगा नहीं था, एक लड़की को बलात्कार करके जला दिया गया था रात में डीजल छिड़क करके, और वहां भी नहीं जाने दिया था। तो दरअसल होता क्या है कि चाहे इस तरह के गंभीर कांड हो या दंगा हो या पुलिस मुठभेड़ हो, जो भी है, जनरली इसमें कुछ ना कुछ गलती एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को छिपाने के लिए और उसकी तमाम लीपापोती कर ले, जांच के नाम पे, बयान के नाम पे। अब जैसे हमने संभल में ही एक लड़के को सुना कहते हुए कि पुलिस हमसे जबरदस्ती कह रही कि इनका नाम ले लो। तो ये बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और उसमें राज्य सरकार जो है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, हमारी सरकार की बदनामी ना हो, तो इसलिए रोके रहो, जब लोग भूल जाएंगे तब इसको किया जाएगा। तो ये एक फैक्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। देखिए, दूसरे उदाहरण भी हैं। आप नोआखाली का याद कीजिए, कलकत्ता का याद कीजिए, जब आजादी के बाद इतने सांप्रदायिक दंगे थे, तो उस समय नेहरू जी ने भी और माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप जाइए और वहां दंगे रोकिए, लोग मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। और वो गए वहां, उन्होंने पैदल चल के, उनके अंदर इतना नैतिक बल था, तो वो गए, अकेले गए, तमाम उनको तकलीफें दी गई तब भी गए। तो मुझे लगता है कि ये रवैया बदलना चाहिए, जाना चाहिए। और देखिए, आज कुछ भी हम गाली कितना जी, भी दे बिल्कुल, लें। बड़ा बड़ा आपने दिलचस्प उदाहरण दिया है। मैं भी उस घटना को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि गांधी जी जब नोआखाली गए थे और कोलकाता में एक मुस्लिम जो वहाँ के नेता थे, उनके घर पर ठहरे थे, तो काफ़ी लोगों ने उनको घेर लिया था और उनको बहुत तरह के अपमानजनक शब्दों का वो हुआ। फिर उसके बाद वो नोआखाली के बाद जो घटना हुई, तो जब वो और कुछ और दंगाग्रस्त इलाकों में जाना चाहते थे, ये सब आजादी के जस्ट पहले की बात है, जब दंगा भड़का था कोलकाता में और उसके ये बाद। माउंटबेटन ने लिखा जी। था कि हमारी आर्मी और इतनी बड़ी फौज जो पंजाब में दूसरे जगहों में नहीं कर सकी, वो वन जी। मैन आर्मी जो है वो बापू आपने वहां कर दिया। तो जी। दिक्कत क्या है कि लेकिन आज हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, देखिए कुछ भी हो, हम चाहे जितना कह लेंगे पॉलिटिक्स करप्ट है, नेता करप्ट है, जो भी है, लोगों का जो फॉलोइंग है वो पॉलिटिशियंस के प्रति है। और हाँ। ये बात अलग है कि अब समाज बट गया है, विभाजित हो गया है, तो वो जो फॉलोइंग है वो थोड़ा विभाजित है। मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी जाएं, तो हो सकता है सबका विश्वास उन पे ना हो, ये सभी कौमों का। मान लीजिए भाई अखिलेश यादव जाएं, उन पे भी लोग कहें कि नहीं आप पक्षपात करते हैं, राहुल गांधी पे भी इस तरह के आरोप लग सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई बेहतर तो ये होता कि मुख्यमंत्री योगी जी कहते कि चलिए, क्योंकि यूपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे माता प्रसाद पांडे, उनको भी रोक दिया गया था। तो बेहतर तो ये होता कि एक सर्वदलीय डेलीगेशन भेज देते और जाके ये लोग क्या करते भाई, सर्किट हाउस में जाके बैठ जाते और कहते कि भाई आइए, जिसको आना है बताए। तो उससे कम से कम इन लोगों का भी नजरिया साफ होता, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती। अभी जो सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, उनके
उनके बेसिस पे या एक तरफा जिसको जो इनपुट मिल रहा है उसके बेसिस पे ये लोग बयान दे रहे हैं या कह रहे हैं। अगर सभी लोग ये बैठ जाते और उनके सामने लोग आके अपनी आप बीती कहते तो होता। लेकिन एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि संभल का मामला थोड़ा डिफरेंट है और उसमें मुझे तो लगता है कि अब छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप देखिए जाने कितने लोग हैं वो खुलेआम कह रहे हैं। अभी हम लोगों के कार्यक्रम में विजय शंकर पांडे जी आए थे जो पहले भारत सरकार के सचिव थे। तो उन्होंने कहा कि भाई संभल में तो खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है बिल्कुल और बिना सरकार के इशारे के, बिना सरकार के आदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी इस तरह बिहेव नहीं कर सकते थे एक तरफा। आप देखिए कुछ वीडियो देखिए कि जो दोबारा सर्वे करने के लिए जा रहे थे जो विष्णु गुप्ता या विष्णु शंकर जैन वकील और उनके साथ एक भीड़ बाकायदे नारे लगाते हुए जा रही थी हिंदुत्व के और एक तरफा नारे लगाते हुए जा रही थी और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। तो भाई पुलिस को क्यों उन लोगों को साथ जाना चाहिए जो तथाकथित हिंदू सेना है जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जो एक मस्जिद जो 400-500 साल 1529 या जब भी बनी है उस एक मस्जिद जो लोग जिसको जानते हैं एक मस्जिद के तौर पर फिलहाल अंदर क्या खुदाई में मिलेगा वो बात की बात है हम नहीं जानते और खुदाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो भी एक अलग सवाल है। तो लेकिन सवाल ये है कि भाई अब अगर वहां पुलिस प्रशासन एक तरफा काम कर रहा है एक कम्युनिटी के साथ खड़ा है तो जाहिर है मुझे लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो शायद वहां लोग मस्जिद को बचाने के लिए वहां भीड़ न जुटती 50,000 40,000 और फिर जब भीड़ जुटती है तो मॉबोक्रेसी बोलते हैं मॉब मेंटेलिटी। तो किसी ने कह दिया कि साहब वो पानी खाली हो रहा है वजू का तो वहां खुदाई होगी। फिर लोगों को ये भी शंका हुई कि भाई जैसे बनारस में कह दिया कि भाई बाबा मिल गए और लोगों को भाई तरह तरह की शंकाएं हुई कि भाई कोई मूर्ति ला के रख शंकर जी की रख भी सकता है कुछ कह नहीं सकते ना आज तक भाई। आखिर 28-29 दिसंबर की रात में अयोध्या में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी ही गई थी ना जिनको बाद में कहा गया कि भाई प्रकट हो गई। तो कुछ भी हो सकता था। तो जो ये भीड़ के मन में इस तरह की शंकाएं इसीलिए प्रकट हुई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फेयर नहीं था और सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई प्रशासन की मिली भगत से हुआ। अदरवाइज इतनी जल्दी एक लोअर कोर्ट का ऑर्डर देना 2 घंटे में एक तरफा और तुरंत जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पहुंच जाना। अच्छा पहले दिन सर्वे शांतिपूर्वक हो गया सकुशल संपन्न हो गया आप दोबारा फिर क्या करने गए सर्वे क्या है। देखिए जो हमारा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना वो कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो चीज जैसी थी वैसी रहेगी उसमें फेरबदल नहीं होगा। तो सबको कुछ मालूम है कि अपवाद के तौर पर रखा गया था अयोध्या वगैरह को रखा गया था। अयोध्या चूंकि अयोध्या का मामला ऑलरेडी काफी कोर्ट ऊपर में तक था। जा चुका था और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत सारा सब जुडिस था मसला और तो बहरहाल तो मतलब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून है देश का कानून है वो उसको सभी को मानना है वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो और खासकर जो सत्ता में है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कोर्ट है उसकी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती भाई उस मजिस्ट्रेट को भी जो फर्स्ट डिवीजन सिविल जज थे उनको भी तो देखना चाहिए था ना कि भाई आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या वो एकदम अनजान थे क्या उन्होंने पढ़ा नहीं था अखबार में अगर किताब नहीं पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा था तो क्या अखबार में नहीं पढ़ा था कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कोई चीज है। रुक जाते भाई अपना कहते नोटिस दे देते अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसिल होता है डीजीसी सिविल डीजीसी क्रिमिनल उनको बुलाते कहते भाई बताओ इसमें क्या कहना है। आप बिना कुछ किए आप सीधे आदेश दे दे रहे हैं इसका मतलब क्या है और उसके बाद सीधे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन चल देता है इसका मतलब क्या है। एक तरफा फिर आप भीड़ आती है आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर भीड़ आ गई तो आप उसको शांतिपूर्वक समझाइए पैसिफाई कीजिए पथराव कर रही ठीक है लेकिन आपने सीधे फायरिंग करी 4 या 5 लड़के यूथ एक ही कम्युनिटी के मर गए तो जाहिर है कि गुस्सा तो होगा। अब दूसरे ये बात भी जो आपने अभी पहले सुनाई तो देखिए
मैं नहीं कहता हूं कि भाई वो जो खोखे और कारतूस बरामद हुए वो गलत बरामद हुए, ये मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन पुलिस चूंकि हमेशा लोगों के पास से तमंचा और छुरा इस तरह की चीजें अपना रख के बरामद दिखाती है, तो भाई शक तो है ही है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि भाई ये जो काम हो रहा हो वो वहां पर कुछ इस तरह से हो कि भाई विश्वास हो। कम से कम तत्काल पहला काम तो ये करना ही चाहिए था कि वहां जो डिस्ट्रिक्ट में अफसर हैं उनको हटा देना चाहिए था। अक्सर ऐसा होता रहा है कि अगर कहीं दंगा हुआ तो हटा दिया जाता है, ताकि जो जिनके ऊपर आरोप है कि आप कोल्यूजन है किसी कम्युनिटी के साथ या आप मिले हुए हैं या आपने लापरवाही की, जो भी किया, तो नए अफसर को आप भेजते जिनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं था, जिनकी निष्पक्षता पे कोई शक नहीं था, और वो कार्रवाई करते। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार भले कितनी भी कोशिश कर ले, लीडर्स को जाने दे या ना जाने दे, अब वहां छिपने छिपाने के लिए कुछ है नहीं। सबको पता है कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की या तो लापरवाही थी या मिलीभगत थी, दोनों में कुछ न कुछ तो था। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो कमेटी बनी है, एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक पुलिस अधिकारी हैं, प्रदेश सरकार में काम किया है उन्होंने, एक आईएएस ऑफिसर हैं जो बड़े कोरोना के समय में वो सक्रिय थे और स्वास्थ्य विभाग का काम देख रहे थे, वो भी हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। क्या आपको लगता है कि संभल का सच सामने आ पाएगा, या संभल से सरकार या विपक्ष कुछ सबक लेगी और आने वाले समय में हमें और कोई संभल न देखने को मिलेगा? देखिए, संभल का सच तो सामने आ गया है और हुँ, आएगा भी। अब वो सच उनकी रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ये एक सवाल है। देखिए, हुँ, आपको भी याद है, हमें भी याद है, हम छात्र जीवन में भी थे इलाहाबाद में, उसके बाद पत्रकारिता में आए। तो एक ज़माने में था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बड़ी अथॉरिटी माना जाता था, और बड़ी से बड़ी बात होती थी तो चीफ मिनिस्टर कहते थे और अपोजिशन मान भी जाता था कि भाई डीएम आज जाँच कर देंगे, क्योंकि डीएम को माना जाता था कि भाई डीएम जो है, वो जिले का निष्पक्ष, सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे हम बिल्कुल। ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो पार्टिजन होगा किसी तरफ। लेकिन अब जैसे डीएम ने ही अयोध्या में मूर्ति रखवा दी, क्या करेंगे? उस समय डीएम जो 90 में थे, वो कहते थे देखिए अरे ये तो मंदिर था, इसको मस्जिद बना दिया गया। तो जब डीएम इस तरह के होंगे, जब डीएम की निष्पक्षता पे संदेह होगा। फिर आया जमाना कि जब कहा जाता था कि भाई कमिश्नर जांच कर लेंगे, तो कमिश्नर की जांच पे भरोसा होता था। फिर आया कि साहब जुडिशियल जांच हो जाए। अब जुडिशियल जांच में भी ये होने लगा है कि ये तो सरकार पिकअप कर लेती है कि भाई कौन, और जाहिर है सवाल है कि सेक्रेटरी, और दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं कहता कि वो ईमानदार नहीं होंगे या निष्ठा से काम नहीं करेंगे, लेकिन एक शक का दायरा है, एक वो तो हो ही गया है। तो अब आप याद कीजिए कि भाई अभी जो उज्जैन से जो एक क्रिमिनल को, एक्यूज्ड को लेके आ रही थी गाड़ी, और वो जब पलट गई थी, यूपी बॉर्डर में आते ही पलट गई, और उसकी भी न्यायिक जांच हुई थी। हुँ, और उसकी न्यायिक जांच में कह दिया गया कि बिल्कुल बिल्कुल सही मुठभेड़ हुई, वो भाग रहा था। बताइए, जो पुलिस के कस्टडी में हो आदमी और वो भाग रहा था, और न्यायिक जांच में पुलिस को क्लीन चिट दे दिया गया। तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई कौन है। इनको अगर करानी थी न्यायिक जांच, तो हुँ, इनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगने चाहिए थे नाम, और वो कराते न्यायिक जांच, बेटर रहता। हुँ, बिल्कुल। बहरहाल अब सरकार ने एक जाँच कमेटी बना दी है और विपक्ष इस पूरे मामले में, विपक्ष और सत्ता पक्ष ऐसा लगता है कि सियासत में उलझा हुआ है। लेकिन हमारी गुज़ारिश यही है कि संभल में शांति आनी चाहिए, संभल में लोगों को एक साथ जो रहने की परंपरा रही है, जो भारत का जो एक टेक्सचर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई-भाई। तो वो उस नज़रिए से इस समाज में ऐसी छोटी घटनाएँ, हालाँकि इसको हम छोटा नहीं कह सकते हैं, ऐसी एक बात घटनाएँ मैं और भी होनी। कहना चाहता हूँ, जी, एक बात मैं और जी। भी कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे संभल की घटना हुई, इसके बाद कम से कम हम अपेक्षा करते थे कि प्रधानमंत्री संसद में जाकर वक्तव्य देते और कहते कि भाई नो मोर, अब आगे फावड़ा कुदाल किसी मस्जिद या किसी पूजा स्थल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर कहीं भी नहीं चलेगा, भले कोई दावा कुछ भी करे। लेकिन ये अश्योरेंस अभी तक नहीं आया। जो 15 अगस्त ये तो कानून है ना, या तो भाई आपके अंदर इतना साहस है तो आप कानून बदलिए, आप कानून को स्क्रैप करिए। तो न तो चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा आश्वासन दिया,
ना प्राइम मिनिस्टर ने देश को ऐसा आश्वासन दे दिया है। बल्कि मुझे कल ही एक चिट्ठी मिली कि भाई वो जो सो कॉल्ड हिंदू सेना है उसकी तरफ से शाही जो जामा मस्जिद दिल्ली पे भी दावा कर दिया गया है, बदायूं में भी एक दावा हो गया है। तो इस समय सरकारों की जो जिम्मेदारी है, गिरिराज सिंह जी जो बोल रहे थे, तो उनको कहना चाहिए ना प्रधानमंत्री से कि साहब एक बयान दे दीजिए कि भाई कहीं भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी पूजा स्थल को जो यथास्थिति है बरकरार रखी जाएगी, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार का ही पक्ष जो है वो लेके आप पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ आप भेज दें और वहां सर्वे करें और फिर वहां भीड़ के बीच में आप झुंड में एक नारे लगाते हुए और फिर वहां आप कोई मूर्ति रख दें या कुछ रख दें और आप कहें कि साहब ये मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री की इस समय देश को आश्वस्त करने की कि भाई जो कानून है उसका पालन किया जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकदम सन्नाटा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। सत्ता पक्ष के जो शीर्ष के नेता हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इवन योगी आदित्यनाथ का कोई इस पर संबल को लेकर कोई बड़ा बयान या आश्वासन नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, जो डिप्टी सीएम की ओर से कुछ बयान जरूर आ रहे हैं जो विपक्षी दलों की ओर निशाना साध रहे हैं और विपक्षी दलों को एक आरोपित कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी बातें आपने की। जिम्मेदारी भवेश जी ऑल सेड एंड डन जिम्मेदारी सरकार की होती है कि लॉ एंड ऑर्डर, और खास करके अगर आप देश को विकास की दिशा में ले जाना चाहते हैं, यूपी में आप 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, देश को आप अग्रणी करना चाहते हैं, तो सामाजिक शांति बहुत जरूरी है, सामाजिक सौहार्द बहुत जरूरी है। दंगा और विकास दोनों साथ नहीं चल सकते। तो ये आपकी जिम्मेदारी इससे भी ज्यादा जरूरी है का साथ लीजिए, आप पूरे पार्लियामेंट का साथ लीजिए, क्यों नहीं लेना है, आपकी जिम्मेदारी है। इन सब जो आप बता रहे हैं कि 3 बिलियन की इकोनॉमी और देश का विकास, इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि सत्ता पक्ष सत्ता में बना रहे और उसके लिए क्या क्या कर सकता है वो, ये भी एक दिखाई देता है। और निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि एक ध्रुवीकरण की वजह से समाज में जो टूटन है, एक बात अगर आपकी अनुमति हो, सोसाइटी एक का, बात आपकी अनुमति हो तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी 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 जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इस समय जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि साहब उन्होंने बनारस में सर्वे का आदेश करके पिटारा खोल दिया। मेरा ये कहना है कि हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उन्होंने ये कहा था कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है उस जगह की, उसको असरटेन करने के लिए सर्वे हो सकता है। उसका मतलब ये था कि भाई क्या स्थिति है, स्टेटस को पता लगे, लेकिन उसका तात्पर्य ये कतई नहीं था कि आप वहां खुदाई करके और उसकी स्थिति बदलेंगे। एक बात। लेकिन दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अयोध्या में तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे रोक लगा रखी थी, अपने डिस्ट्रिक्ट जज को ऑब्जर्वर बना के वहां तैनात कर रखा था। चीफ मिनिस्टर ने हलफनामा दिया था कि भाई उसको क्षति नहीं पहुंचेगी जो वहां का पूजा स्थल जो उस समय था मॉस्क, और रूलिंग पार्टी ने भी किया था। लेकिन उसके बावजूद वहां सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश के बावजूद, रोक के बावजूद तोड़ा गया। भाई जो अयोध्या का फाइनल जजमेंट आया उसमें भी कहा गया कि भाई चलिए भले मस्जिद को तोड़ना जो है वो जुर्म था, लेकिन फिलहाल जो है जो भी आस्था सबूत बयान जो भी देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ मंदिर पक्ष को दे देते हैं और जो मस्जिद पक्ष है वो दूर चला जाए। उसको भी लोगों ने मान लिया, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आलोचना बजाय हम सुप्रीम कोर्ट या जजेस के करने, आलोचना उन लोगों की करनी चाहिए जो फावला कुदाड़ इस समय फिर से तैयार कर रहे हैं और जगह जगह दंगे कराने के लिए और जगह जगह जो पूजा स्थलों का स्वरूप बदलने के लिए जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं। आलोचना उनकी होनी चाहिए, न कि जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की। भाई उनके रोकने से कौन आप रुक गए थे। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी। और हमने लगता है कि संभल पर जो एक चर्चा हो सकती थी, जो सवाल लोगों के मन में है कि ये संभल की वजह से जो है समाज में जो एक गलत मैसेज जा रहा है, जो एक सामुदायिक सौहार्द जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक संवेदना राजनीतिक दलों में होनी चाहिए।
और इस पर सियासत ना हो, इस पर लोगों के जख्म पर मरहम लगाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी ऐसी चीजें ना हो सोसाइटी में। इसके लिए शासन प्रशासन किस तरह के रुख अख्तियार कर सकता है, किस तरह की बातें कर सकता है। और जैसा आपने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में, अगर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रदेश आहत है इस तरह की, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दावा करते हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, तो आगे भविष्य में इस तरह का सांप्रदायिक तनाव न बढ़े, इसके लिए उनकी ओर से कुछ बयान की उम्मीद की जा रही है। और निश्चित रूप से उनको अपनी बात रखना चाहिए पब्लिक फोरम में, ताकि लोगों के भीतर एक सांत्वना आए, लोगों की जो संवेदनाएं जो हिल गई हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जिसमें मतलब अगर जितने लोग मारे जाते हैं उनके साथ तो है, लेकिन जितने लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, एक शहर एक डर में जी रहा है, और न केवल वो शहर बल्कि एक पूरा प्रदेश और देश में एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है कि ये तनाव जो है कहीं ना कहीं पूरे देश के दिमाग में हावी रहता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। बाकी सियासत का जो सबसे बड़ा काम है कि लोगों के दिलों पर, अगर लोगों के दर्द पर अगर मलहम लगा सकते हैं, लोगों के जख्म पर मलहम लगा सकते हैं, तो वो उस सियासत की पूजा हो सकती है। लेकिन इस सियासत जो समाज को तोड़ने वाली सियासत है, इसको कभी भी सराहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी, और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो जुड़े रहे और इस चर्चा को उन्होंने देखा। और मैं उनसे ये अपील करूंगा कि अगर उन्हें ये चर्चा अच्छी लगी और उन्हें लगा ये चर्चा सार्थक है, समाज में ये एक सकारात्मक संदेश देती है, तो आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। इसी तरह के एक नए कार्यक्रम के साथ कल हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।